नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ मौत का नाच नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मौत का नाच नॉवल का पार्ट 5। दरवाज़ा गलाया तो जा सकता होगा, विमल अमृतसर के भारत बैंक के उस वॉल्ट को याद करता हुआ बोला, जिसे कि उसने दरवाज़ा गलाकर खोला था। अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उस सूरत में सुवेगा के ऑफिस के तमाम लोगों को अधिकार में करना ज़रूरी होगा, और ऐसा करने के लिए एक पूरी फौज दरकार होगी। ऊपर से हो सकता है उस दरवाजे में भी कोई ऐसी खूबी हो कि वो गलाया ना जा सकता हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ में लगे अत्याधुनिक कंप्यूटर की वजह से जैसे उसमें साउंड कंट्रोल है, वैसे ही उसमें हीट कंट्रोल भी है। हीट कंट्रोल क्या मतलब? उस सेफ का टेम्परेचर अगर एक पूर्व निर्धारित तापमान से ऊपर उठ जाता है, सेफ के भीतर मौजूद सारे सामान को अपने आप आग लग जाने की व्यवस्था है, जिससे कि वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। यानी कि दरवाज़ा गलाकर अगर कोई उस सेफ को खोल भी लेता है तो ब्लैक बुक की जगह उसे भीतर एक राख का ढेर मिलेगा। ओह, कहने का मतलब ये है कि ये काम जोर जबरदस्ती से होने वाला नहीं है। वॉल्ट अगर खुलेगा तो अपनी मर्जी से खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही कि जोशी को काबू में करके उसे वॉल्ट खोलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अभी आगे सुनो, उतर जाएगी। यानी कि अभी और चमत्कार बाकी है। हाँ, वॉल्ट की हिफाजत के मामले में खुद जोशी ही एक चमत्कार है। वो कैसे? किसी आदमी को कोई काम करने पर तुम इसी बिना पर तो मजबूर कर सकते हो ना कि अगर वो तुम्हारा कहना नहीं मानेगा तो तुम उसकी जान ले लोगे। हाँ, लेकिन जिसे अपनी जान की परवाह ही ना हो, उसके साथ ऐसी जोर जबरदस्ती तुम कैसे करोगे? टॉर्चर। मार के आगे भूत भी भागते हैं। मार के आगे वही भूत भागते हैं जिन्हें अपनी जान कीमती लगती है। लेकिन जिस शख्स को अपनी जान खुद दे देने से गुरेज ना हो, उसे तुम कैसे कंट्रोल कर पाओगे? मतलब जोशी के मुंह में उसके दांतों के नीचे की कतार में एक दाढ़ नकली है, जिसमें वो एक घातक जहर का एक छोटा सा कैप्सूल हर क्षण रखता है। टॉर्चर की नौबत आने पर वो खुशी खुशी वो कैप्सूल निगल जाएगा और तुम्हारे सामने जान दे देगा। जोर जबरदस्ती की नौबत आ जाने पर अपनी जबान खोलने की जगह वो खुशी खुशी पिस्तौल की गोली खा जाएगा। खुशी खुशी? हाँ, यूं मरने को तैयार तो कोई आदमी नहीं होता। होता है, ऐसा आदमी होता है जिसकी जिंदगी उसके सिर किसी का उधार हो। मतलब जोशी को दिल की कोई ऐसी बीमारी थी जिसके लिए उसकी ओपन हार्ट सर्जरी होना ज़रूरी था। जो 1-2 लोकल डॉक्टर हिंदुस्तान में ओपन हार्ट सर्जरी करने में सक्षम हैं, उन्होंने जोशी के केस को होपलेस करार दे दिया था और कह दिया था कि वो ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ सकता था। ऑपरेशन के अलावा जोशी के दिल का और कोई इलाज नहीं था, यानी कि उसकी मौत लाजमी थी। ऐसी नाजुक घड़ी में, जबकि वो ज़िंदगी की सारी उम्मीदें खो चुका था, बखिया ने उसकी मदद की। उसने जोशी के ऑपरेशन के लिए उसे अमेरिका भिजवाया। वहाँ संसार के जिस टॉप सर्जन ने उसका ऑपरेशन किया, 10 लाख रुपए तो उसकी फीस ही थी। उसके अलावा ऑपरेशन के खर्चे, ऑपरेशन के बाद के खर्चे और पता नहीं क्या क्या। कहने का मतलब ये है कि जोशी की जान बचाने के लिए बखिया ने 40 लाख रुपया तक खर्च किया। जोशी का कामयाब ऑपरेशन हुआ। उसके दिल में बड़ी कामयाबी से एक प्लास्टिक का वेल्व आरोपित कर दिया गया। बदले में बखिया को क्या मिला? बदले में बखिया को जोशी की एक ऐसी निष्ठा मिली जिसे कुल जहान की दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। अपनी जान को जोशी अपने पास बखिया की अमानत मानता है। वो कहता है कि जो जिंदगी वो जी रहा है उसका मालिक वो नहीं, बखिया है। वो बखिया के एक इशारे पर अपनी जान दे सकता है। वो बखिया के इशारे के बिना उसके हित को निगाह में रखते हुए अपनी जान दे सकता है। उसकी उसी क्वालिफिकेशन की वजह से उसे नारकोटिक्स विंग का इंचार्ज बनाया गया है। अब तुम बताओ, जोशी जैसे आदमी से कोई जबरन उस वॉल्ट का दरवाज़ा खुलवा सकता है जिसके भीतर वो फेमस लिटिल ब्लैक बुक बंद है? नहीं, विमल ने स्वीकार किया। लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि कहीं कोई तरकीब है, कहीं कोई छेद है इस फुल प्रूफ एयर टाइट इंतज़ाम में। ऐसा ना होता तो तुम चींटी और हाथी की मिसाल कभी ना देती। है छेद, संध्या बोली। कौन सा? खुद जोशी वो छेद है। अच्छा, जोशी वो शख्स है जो इस सारे इंतज़ाम की गारंटी है, लेकिन वही उसका नुक्स भी है। कैसे? तुमने जोशी की याददाश्त के बारे में सवाल किया था। तुमने पूछा था अगर जोशी वो भूल जाए तो? हाँ, याददाश्त कभी अच्छी थी जोशी की, कभी उसकी अच्छी याददाश्त भी उस काम के लिए उसकी क्वालिफिकेशन मानी जाती थी।
लेकिन आज खुद जोशी अपनी याददाश्त के प्रति आश्वस्त नहीं। क्यों? याददाश्त खराब हो गई है उसकी? हो नहीं गई तो होनी शुरू हो गई होगी, या उसे और ऐसा कोई अंदेशा होगा। बहरहाल कोई गड़बड़ है ज़रूर, जिसकी वजह से जोशी को अपनी याददाश्त का भरोसा नहीं रहा। हो सकता है उसके ऑपरेशन का उसके दिमाग पर कोई असर हो गया हो सकता है बड़े ऑपरेशनों के बड़े अनोखे आफ्टर इफेक्ट सामने आते हैं। बहरहाल ये बात जोशी बखिया को तो बता नहीं सकता, क्योंकि फिर वो बखिया को उस निहायत जिम्मेदारी के काम के लिए नाकाबिल लगने लगेगा। वो ये भी गवारा नहीं कर सकता कि वो सेफ को खोलने वाला नंबर भूल जाए। इसका उसने एक अपना अत्यंत गोपनीय इंतजाम किया हुआ है। क्या? सेफ में नंबर के निकलते ही वो अपने घर पर अपनी बीवी को फ़ोन करता है और उसे वो नंबर बता देता है। इस प्रकार अगर नंबर उसे भूल जाएगा तो उसकी बीवी को तो याद रहेगा। बीवी नंबर लिख लेती है? नहीं, याद कर लेती है। लिखने का तो मतलब ही नहीं है। जोशी कभी नंबर भूला है? आज तक तो नहीं भूला, लेकिन उसे अंदेशा रहता है कि वो नंबर भूल सकता है। हाँ, तुम्हारा इशारा जोशी की बीवी की तरफ है। तुम ये कहना चाहती हो कि नंबर बीवी से मालूम किया जा सकता है? हाँ, जोशी की जान बखिया की अमानत है, उसकी बीवी की जान नहीं। बखिया के माल की हिफाजत के लिए जोशी खुशी खुशी जान दे सकता है, उसकी बीवी शायद ऐसा ना करे। नंबर जोशी के अलावा उसकी बीवी को ही मालूम होता है, इस बात की किसी को खबर नहीं? नहीं, खुद बखिया को नहीं तो और किसी को क्या होगी, लेकिन तुम्हें है। हाँ, कैसे? मेरा धंधा क्या है तुम ये भूल गए मालूम होता है। यानी कि जोशी भी तुम्हारा कदरदान रह चुका है। रह क्या चुका है? आज भी है। कंपनी के सारे ओहदेदार मेरे क्लाइंट हैं। तुम्हारा मतलब है कि ये सारी बातें खुद जोशी ने तुम्हें बताई हैं, नशे में, बिस्तर में कलाबाजियाँ खाते हुए। उस लिहाज से तो जोशी बड़ा गैर जिम्मेदार आदमी हुआ। शराब और शबाब की गिरफ्त में आकर बड़े बड़े तीसमार का गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, खास तौर पर मेरी जैसी लड़की के सामने। मैं कंपनी की बाई हूँ, कंपनी का हिस्सा हूँ। मेरे सामने मुंह फाड़ने में और काले चोर के सामने, मेरा मतलब है काली चोरनी के सामने मुंह फाड़ने में फ़र्क है। आई सी। इस बात को तुम बखिया के निज़ाम का बहुत बड़ा नुक्स समझो कि उसके सारे ऊंचे ओहदेदार हद से ज़्यादा विलासी प्रवृत्ति के हैं। एक मोहम्मद सुलेमान कट्टर मुसलमान होने की वजह से शराब नहीं पीता, वरना सबके सब कुछ ना कुछ करते हैं। बखिया भी, वो तो औरों से 10 हाथ आगे हैं इन मामलों में। अपनी हुकूमत का बादशाह जो ठहरा, 70 साल का हो गया हरामज़ादा, लेकिन तृष्णा नहीं घटी। उसके माथातों को तो लड़की चाहिए होती है। वो तो नौजवान लड़कियों का बिस्तर बिछाकर सोता है। वो तो छोड़ो, ये बताओ जोशी का घर कहाँ है? संध्या ने उसे मैरिन ड्राइव की एक इमारत का पता बताया, जिसकी 5वीं मंजिल पर जोशी का फ्लैट था। जोशी कंपनी के होटल में नहीं रहता, पहले रहता था, अब नहीं रहता। अब क्यों नहीं रहता? अब उसने शादी जो कर ली है। वो कितनी उम्र का आदमी है? छोकरा नहीं है, 47 साल का है। तुमने उसकी शादी के जिक्र की वजह से ये बात पूछी मालूम होती है। हाँ, शादी वो जानबूझकर नहीं करता था। उसके दिल का रोग बड़ा बाद में था, लेकिन नुक्स उसमें बहुत पुराना था। वो कहता है कि वो नहीं चाहता था कि वो आज शादी करे और कल उसकी बीवी विधवा हो जाए। आई सी। अपने कामयाब ऑपरेशन के बाद उसने शादी की थी, किसी अपनी हमउम्र औरत से। पागल हुए हो? 24 साल की कड़क जवान छोकरी से। कोई बाल बच्चा? एक है, इसी साल हुआ है। लड़का कोई 6 महीने का होगा। उसके घर में और कौन रहता है? कोई नहीं। नौकर चाकर तो होंगे? हैं, लेकिन स्थायी फ्लैट में ही रहने वाला कोई नहीं है। सब अपनी अपनी किस्म के काम के वक्त आते हैं और काम करके चले जाते हैं। बच्चे के लिए कोई आया तो स्थायी ही होगी। इस बारे में मुझे नहीं मालूम। तुम्हें उसके फ्लैट और उसके निज़ाम के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? जिन दिनों जोशी की बीवी गर्भवती थी, उन दिनों जोशी अपनी बीवी की मौजूदगी में, उसकी जानकारी में मुझे अपने फ्लैट में बुलाया करता था। कमाल है। अपनी बीवी की प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में तो उसने पूरे 10 दिन मुझे वहीं रखा था। जाने ही नहीं देता था कमीना। दोपहर को भी खास मेरे साथ लेटने के लिए ऑफिस से घर आ जाता था। उसकी बीवी ये सब कैसे बर्दाश्त करती थी? बीवी? वो बड़े व्यंग्यपूर्ण ढंग से बोली। ऐसे हरामजादों की बीवियां उनके लिए एक रुमाल से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, जिससे वक्त ज़रूरत वे अपने गंदे हाथ पोंछ लेते हैं। बीवी ने मरना है जोशी की किसी करतूत से ऐतराज़ करके? ऐसी बीवी अपने पति के प्रति निष्ठावान तो क्या होगी? वो तो थोड़े ही दबाव में आकर सेफ का नंबर बक देगी। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब जैसा मुरीद जोशी बखिया का है, वैसी मुरीद उसकी बीवी तो जोशी की नहीं होगी, लेकिन उसका खौफ तो वो बहुत खाती होगी। वो इस वजह से अपनी ज़ुबान बंद रख सकती है कि बाद में जब जोशी को पता लगेगा कि वॉल्ट का नंबर उसने दुश्मनों को बताया था तो उसकी क्या गत बनेगी। वो कुछ क्षण गंभीरता से सोचता रहा और फिर बोला, मुझे उम्मीद है कि मैं उसकी ज़ुबान खुलवा लूँगा। इस बाजी को जीतने के लिए एक तुरुप का पत्ता है मेरे हाथ में। कौन सा? कि वो एक बाऔलाद औरत है।
तुम उसके बच्चे को हथियार बनाकर उस पर दबाव डालोगे? अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम एक अबोध बालक को छोड़ो, अभी कुछ हो नहीं गया है। मुमकिन है मुझे कुछ भी ना करना पड़े। मुमकिन है कल सुबह बखिया का यही हुक्म हो कि नीलम को छोड़ दिया जाए। मुझे वॉल्ट के बारे में कुछ और बताओ। उसकी कंप्यूटराइज्ड प्रोटेक्शन के अलावा और क्या इंतज़ाम है उसकी सुरक्षा के? और क्या इंतज़ाम होंगे? यही क्या कम है? यानी कि और कोई इंतज़ाम नहीं? तुम शायद उन फिल्मी इंतज़ामात का ख्याल कर रहे हो जिसमें वॉल्ट के करीब कदम रखते ही आदमी भस्म हो जाता है, या वॉल्ट के छूते ही 25,000 वॉल्ट के करंट का झटका खा जाता है, या जिसके दरवाजे पर लगे फोटो इलेक्ट्रिक सेलों के सामने से गुजरते ही सारी इमारत में चेतावनी की घंटियां बजने लगती है, या उसके भीतर कदम रखते ही लोहे के ऑटोमेटिक शटर बंद होने लगते हैं, या बस मैं कबूल करता हूँ कि सुरक्षा के आधुनिक साधनों का तुम्हारा ज्ञान बहुत विस्तृत है। वो हंसी। कहाँ से सीखा ये सब? फिल्मों से। आई सी, यानी कि ऐसा कोई इंतज़ाम वहाँ नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़रूरत कहाँ है ऐसे किसी इंतज़ाम की? जोशी कहता है कि रिजर्व बैंक लुट सकता है, लेकिन वो वॉल्ट नहीं खुल सकता। फिर भी कुछ तो अतिरिक्त इंतज़ाम होगा। एक लोहे का शटर है वॉल्ट के दरवाजे के सामने और एक सशस्त्र गार्ड है, बस। इसके अलावा अगर कोई और इंतज़ाम वहाँ की सुरक्षा का है तो मुझे खबर नहीं। वो वॉल्ट वाला कमरा जोशी के ऑफिस के पिछवाड़े में है। हाँ, बताया तो है मैंने, लेकिन ये नहीं बताया कि इमारत में जोशी का ऑफिस कहाँ है। चौथी मंजिल पर, गलियारे के आखिरी सिरे पर। गलियारे के माथे पर जो दरवाजा है वो जोशी के ऑफिस का है। जोशी वहाँ सारा दिन होता है? ज़रूरी नहीं, सारा दिन भी हो सकता है, लेकिन शाम को ज़रूर होता है। शाम को उसका वहाँ होना। तभी एक कॉल बेल बज उठी। संध्या ने चिंक कर दरवाजे की तरफ देखा। कोई आने वाला था? विमल ने पूछा। नहीं तो, वो चिंतित भाव से बोली। कौन आया होगा? यहाँ तो इस वक्त कोई नहीं आता। मैं हर वक्त घर थोड़ी ही होती हूँ। देखो कौन है। जो होगा दरवाज़ा खुला ना पाकर अपने आप चला जाएगा। वो समझेगा घर पर कोई नहीं है। तभी कॉल बेल फिर बजी। बिना वजह के संध्या के चेहरे पर उत्कंठा के भाव उत्पन्न हो आए। संध्या, बाहर से आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलो, मुझे मालूम है कि तुम भीतर हो। ये संध्या के नेत्र फट पड़े। ये तो दंडवती की आवाज़ है। विमल अपने स्थान से उठा। वो दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचा। लेंस में आंख लगाकर उसने बाहर झांका। दंडवती का चेहरा उसे यूं दिखाई दिया जैसे बीच में दरवाज़ा था ही नहीं। वैसे ही दबे पांव वो वापस लौट आया। दंडवती ही है, वो फुसफुसाया। उसने सड़क से ही तुम्हारे फ्लैट की खिड़कियों में रोशनी देख ली होगी। दरवाज़ा तो तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। वैसे भी ना खोलने की कोई वजह नहीं। वो यहाँ कैसे आया? संध्या कांपती हुई बोली। वो आज तक कभी यहाँ नहीं आया। उसका आना किसी तबाही और बर्बादी के आगमन का सबूत होता है। पहली बार वो मेरे बाप के लिए आया था तो मेरा खानदान तबाह हो गया था। अब कॉल बेल फिर बज उठी। साथ ही दरवाजे पर दस्तक भी पड़ी। अब मेरा क्या होगा? वो आतंकित स्वर में बोली। उसने यहाँ तुम्हें देख लिया तो मुझे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो यहाँ खामखा भी आया होगा तो तुम्हारी यहाँ मौजूदगी अपनी कहानी खुद कह देगी। यहाँ से निकासी का कोई रास्ता नहीं? कोई फायर एस्केप या? नहीं, कोई रास्ता नहीं। फिर आने दो उसे, मैं भुगत लूँगा उसे। एक अकेला आदमी। वो अकेला नहीं होगा। वो कहीं अकेला नहीं जाता। उसके कम से कम 2 आदमी बॉडीगार्ड के तौर पर हमेशा उसके साथ होते हैं। ओह, तुम कहीं छुप जाओ, इसी में हम दोनों की भलाई है। मेरी भलाई की खैर है, तुम अपनी भलाई सोचो। बेडरूम में वार्डरोब है, तुम उसमें छुप जाओ। दिखाओ। दोनों लपक कर बेडरूम में पहुंचे। संध्या ने उसे वार्डरोब में खड़ा कर दिया और उसका दरवाज़ा बंद करके उसे बाहर से ताला लगा दिया। चाबी उसने पलंग पर बिछी मैट्रेस के नीचे छुपा दी। कॉल बेल फिर बजी। इस बार यूं बजी जैसे कोई बटन से उंगली उठाना भूल गया हो। आती हूँ, संध्या उच्च स्वर में बोली और दरवाजे की तरफ लपकी। कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा खोला। दंडवती ने उसे जोर से धकेलकर भीतर कदम रखा। मोहम्मद सुलेमान ने चोरों की तरह अमीरजादा आफ्ताब खान के स्वीट में कदम रखा। वो वहाँ पहले फ़ोन पर अपने आगमन की खबर देकर आया था, इसलिए दरवाज़ा खुला था। अमीरजादा आफ्ताब खान बखिया की बादशाहत में उसी के बराबर का ओहदेदार था। खान निहायत फिक्रमंद मोहम्मद सुलेमान से बगलगीर होकर मिला। बैठो बिरादर, वो बोला। मोहम्मद सुलेमान एक सोफे पर ढेर हो गया। क्या बात है, फ्यूज़ क्यों उड़ा हुआ है? बखिया वापस आ रहा है, मोहम्मद सुलेमान बोला। अच्छा, कब? आज ही रात। वो किसी वक्त यहाँ पहुँच जाएगा। उसकी वापसी तुम्हारे लिए फ़िक्र का बायस बनी हुई है? हाँ, वजह? उस हरामजादे रॉड्रिगेज के हाथों तो मेरी बेतहासा तौहीन हुई ही है। अब जो कसर बाकी रह गई है उसे वो बखिया से पूरी करवा देगा। तुमने क्या किया है? ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन जब रॉड्रिगेज अपने नमक मिर्च के साथ बखिया को रिपोर्ट पेश करेगा तो ऐसा मालूम होगा कि एन वही काम मुझे हरगिज़ नहीं करने चाहिए थे जो कि मैंने किए। ये बात तुमसे छुपी नहीं हुई। तुमने किया क्या है? काबिल एतराज़ कुछ नहीं किया। जो किया मुनासिब समझ कर किया।
कंपनी की भलाई को जरे निगाह रखकर किया। फिर भी धीरे धीरे सुलेमान ने उसे डोगरा के कत्ल के बाद से लेकर तब तक की तमाम घटनाएं कह सुनाई। मैं दुबई से आज ही लौटा हूँ। सारी बात सुन लेने के बाद खान गंभीरता से बोला, मेरी चंद दिनों की गैर हाजिरी में यहाँ इतना हंगामा बरपा गया। सुलेमान खामोश रहा। तुम्हारा ख्याल है कि ये सरदार का बच्चा बखिया से भी टक्कर ले लेगा? अभी तक तो ले ही रहा है, कामयाबी से ले रहा है। उसकी उस छोकरी की सूरत में उसको झुकाने का एक जरिया हमारे हाथ आया था, लेकिन वो किसी काम आने से पहले ही हमारे हाथ से निकल गया। लड़की को पुलिस ले गई। पुलिस को लड़की की खबर कैसे लग गई? यही तो एक मिस्ट्री है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। बिरादर, तुम्हारे यहाँ आने के पीछे क्या कोई खास वजह है? हाँ। क्या? पहले एक सवाल का जवाब दो। पूछो। बखिया सोहल के सामने झुक जाएगा? हरगिज़ नहीं। मौजूदा हालात में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो सोहल का सिर कुचलने में कामयाब हो जाएगा? खान हिचकिचाया। क्या ऐसा हो सकता है कि उल्टे सोहल बखिया का सिर कुचल दे? एक अकेला आदमी? अभी तक भी तो एक अकेला आदमी ही काले पहाड़ की बुनियादें हिला रहा है। फिर भी बिरादर, अगर ऐसा हो गया तो ये करिश्मा होगा। अगर ये करिश्मा हो गया तो क्या? खान, तुम्हें ये गवारा होगा कि बखिया के बाद सारे एशिया में फैली उसकी बादशाह रॉड्रिगेज हथिया ले? हरगिज़ भी नहीं। तुम्हें गवारा होगा? ये सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारे और मेरे ख्यालात में ऐसा इत्तेफाक है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। खान, सुलेमान एकाएक आगे बढ़ा और बड़े व्यग्र भाव से बोला, क्या तुम इस वक्त किसी एडवांस तैयारी की ज़रूरत महसूस नहीं करते? किस बात की एडवांस तैयारी? इसी बात की एडवांस तैयारी कि बखिया की मौत का फ़ायदा इकलौता रॉड्रिगेज ही ना उठा ले जाए। करता हूँ। तुम्हारे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए? हमें रॉड्रिगेज को जन्नत नशीन करने का एडवांस में इंतज़ाम करना चाहिए। बखिया को कुछ हो जाने के बाद अगर उसे भी कुछ हो गया तो वो भी उस अल्लाह मारे सोहल का ही काम समझा जाएगा। एग्जैक्टली। सुलेमान गहरी सांस लेकर बोला, जब से वो वहाँ आया था तब से पहली बार उसे शांति की सांस आई थी। यही तो वो बात थी जो वो खान के मुंह से सुनना चाहता था। फिर दोनों सिर जोड़कर मंत्रणा करने लगे कि कैसे वे वक्त के तराजू का पलड़ा अपनी तरफ झुका सकते थे। मर गई थी? दंडवते सांप की तरफ फुफकारा। मैं टॉयलेट में थी, संध्या कंपित स्वर में बोली। आज धंधे पर नहीं गई? संध्या ने इंकार में सिर हिलाया। क्यों? तबीयत खराब है। बैठ जा। संध्या बैठ गई। दंडवते उसके सामने बैठने के स्थान पर उसकी बगल में विमल द्वारा खाली की जगह पर बैठ गया। उसने सामने मेज पर पड़े चाय के 2 गिलासों पर नजर डाली। उसके नेत्र सिकुड़ गए। उसने एक तीखी निगाह सिर झुकाए बैठी संध्या पर डाली। इधर मेरी तरफ देख, दंडवते बोला। अभी यहाँ कौन आया था? कोई नहीं, वो बोली। तो 2 गिलासों में चाय पीती है? संध्या की शशंक निगाह अपने आप मेज पर पड़े गिलासों की तरफ उठ गई। मेरी? वो हकलाई। एक सहेली आई थी। अभी तो तू कह रही थी यहाँ कोई नहीं आया था। अभी भी कह रही हूँ, आया कोई नहीं था। आई थी, मेरी एक सहेली आई थी। कब गई वो यहाँ से? संध्या हिचकिचाई। ग्लास। दंडवते ने हाथ बढ़ाकर बारी बारी दोनों ग्लासों को छुआ और तनिक चेतावनी भरे स्वर में बोला, अभी भी गर्म है। वो अभी अभी यहाँ से गई है। संध्या हड़बड़ाकर बोली, मेरे यहाँ पहुँचने से पहले? हाँ, ज़रा ही पहले। सीढ़ियों में मुझे तो कोई लड़की मिली नहीं। वो यहीं रहती है? इसी इमारत में? हाँ। इसी माले पर? नहीं, ऊपर 3री मंजिल पर। उठ। क्या? मुझे जरा अपनी सहेली से मिला। क्यों? सुना नहीं? वो शादीशुदा है। उसका पति घर पर होगा। कोई बात नहीं। वो कह रही थी उसने अपने पति के साथ कहीं जाना था। वो अब तक चली गई होगी। शायद ना गई हो। वो चली गई होगी। ठीक है। दंडवते बड़ी दयानतदारी से बोला, जाने दे। संध्या की जान में जान आई। तब तुम वो पूछे बिना ना रह सकी। यहाँ कैसे? क्यों? दंडवते के होंठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट आई। मेरे यहाँ आने पर पाबंदी है? नहीं तो। वो हड़बड़ा कर बोली, मेरी तरफ से तुम यहाँ रोज आओ। शुक्रिया। आज तो मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सकती, क्योंकि मालूम है मैं यहाँ कोई खिदमत करवाने नहीं आया। तो उस रोज़ तो सुलेमान साहब के किसी मेहमान को एंटरटेन करने के लिए होटल में गई थी और उन्होंने तुझे 2000 रुपये भी दिए थे। हाँ, लेकिन उसे वो घुरता हुआ बोला, सुलेमान साहब तो कहते हैं कि उन्होंने तुझे बुलाया ही नहीं था। मैंने खुद पूछा है उनसे। संध्या के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हरामजादी। एकाएक दंडवते का झन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। कुतिया। वो सांप की तरफ उफकारा। जानती नहीं किससे झूठ बोल रही है। पीड़ा और अपमान से संध्या की आंखों में आंसू छलक आए। सच बोल, नहीं तो पेट फाड़कर आते बाहर निकाल दूंगा। कबूल कर कि तू सोहल के साथ थी। वो मुझे जबरन पकड़ कर ले गया था। उसने आंत्रनाद किया। पकड़ कर ले ही गया था ना?
पकड़े रखा तो नहीं था, लौटकर बताया होता कि असल में क्या हुआ था। मैं डर गई थी। उसने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर मैंने किसी के सामने जुबान खोली तो वो मेरा खून कर देगा। क्या बताया था तूने उसे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, दंडवते व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। उसने कुछ पूछा नहीं था तो क्या वो तुझे चौपाटी की सैर कराने ले गया था? उसने पूछा बहुत कुछ था, लेकिन जो कुछ वो पूछ रहा था मुझे मालूम नहीं था। क्या पूछ रहा था वो? बखिया साहब का गोवा का पता, होटल की कंपनी की मंजिलों में दाखिल होने का कोई गोपनीय रास्ता, ऐसी ही और कई बातें जिसकी मुझे खुद खबर नहीं थी। सच कह रही है? हाँ, गणपति की कसम। फिर समझ ले तेरी जान बच गई। संध्या की जान में जान आई। उसने कभी दोबारा तेरे पास आने की कोशिश नहीं की? नहीं। वैसे जानता है वो तेरा पता? नहीं। तूने बताया नहीं? मैं काहे को बताती? शायद उसने पूछा हो। नहीं पूछा था। अब एक बात और बता। क्या? जैसी शराफत और ईमानदारी से तूने बाकी बातें बताई हैं, वैसे ही शराफत और ईमानदारी से एक और बात बता। पूछो। दंडवत तनिक आगे को झुका और दबे में बोला, वो कहाँ है? कौन? जो अभी तुम्हारे साथ बैठा चाय पी रहा था। क्या? और जो शर्तिया अभी भी फ्लैट में है? यहाँ कोई नहीं है। धीरे बोल, वो घुड़क कर बोला। संध्या सहमकर चुप हो गई। बेडरूम में है वो? दंडवते फिर धीरे से बोला। मैं कहती हूँ यहाँ कोई है, शर्तिया कोई है। मर्द की मौजूदगी मैं हवा में सूंघकर भांप सकता हूँ, लेकिन देख, मुझे तेरी ज़ाती ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। तुझे यार पालने का पूरा अख्तियार है और उसे घर में रखने का भी पूरा अख्तियार है। अब बोल, वो फ्लैट में कहाँ है? मैं कहती हूँ यहाँ कोई नहीं है। संध्या, झूठ बोलकर तू मेरे शक को दोबारा कर रही है। मैं सच बोल रही हूँ। अच्छी बात है, दंडवते दांत पीसकर बोला। अभी निकालता हूँ मैं तेरा सच। वो अपने स्थान से उठा। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर उसने बाहर झांका और फिर हाथ हिलाकर किसी को इशारा किया। वो वापस संध्या के पास आकर बैठ गया। फ्लैट में एक प्यादा दाखिल हुआ। फ्लैट में कोई है, दंडवते बोला। उसे तलाश करो और पकड़कर यहाँ लाओ। प्यादा फौरन फ्लैट के भीतर की तरफ बढ़ गया। संध्या का दिल धाड़ धाड़ उसकी पसलियों के साथ बजने लगा। अपने दिल के भाव चेहरे पर लक्षित होने से रोकने का भरसक प्रयत्न करती हुई वो खामोश बैठी रही। वो देख रही थी कि दंडवते की पैनी निगाह उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद प्यादा वापस लौटा। फ्लैट में तो कोई नहीं है बॉस, वो बोला। अच्छा, दंडवते निराश स्वर में बोला। लेकिन बॉस? क्या? बेडरूम में जो वार्डरोब है उसका ताला लगा हुआ है। अच्छा, वार्डरोब इतनी बड़ी है कि उसमें भीतर कोई आदमी खड़ा हो सके? बॉस, वार्डरोब इतनी बड़ी है कि उसके भीतर 4 आदमी खड़े हो सकते हैं। दंडवते संतुष्टिपूर्ण ढंग से गर्दन हिलाता हुआ बोला। तो ये माजरा है, इसलिए नहीं मिला फ्लैट में आदमी। उसने कहर भरी निगाहों से संध्या की तरफ देखा। उठ। बदहवास संध्या यथास्थान बैठी रही। दंडवते उठा। उसने संध्या की एक बाँह कंधे के पास से थामी और एक झटके से उसे पैरों पर खड़ा कर दिया। वो उसे लगभग धकेलता हुआ बेडरूम में ले आया। खोल, वो बोला। क्या? वार्डरोब का ताला। मैं तेरा ग्राहक नहीं हूँ हरामजादी। वो थर थर कांपती खामोश रही। सुना नहीं? दंडवते दहाड़ा। चाबी? क्या हुआ चाबी को? पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने। तुझे मालूम नहीं तेरे वार्डरोब की चाबी तेरे फ्लैट में कहाँ है? नहीं। चाबी को ढूंढने की कोशिश किए बिना ही तूने फतवा दे दिया कि तुझे नहीं मालूम कि चाबी तूने कहाँ रख दी है। पहले उसे ढूंढने की कोशिश तो की होती। उसके मुंह से बोल न फूटा। पहले मुझे तुझ पर तरस आ रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तेरी मक्कारियों और हरामजादियों की यही सज़ा है कि तुझे जोजो के हवाले कर दिया जाए। संध्या सिर से पांव तक पत्ते की तरह कांप गई। तू क्या समझती है, चाबी के बिना वार्डरोब का ताला नहीं खुल सकता? तू क्या समझती है, मैं वार्डरोब में झांके बिना यहाँ से चला जाऊँगा? वो खामोश रही। दंडवते ने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। उसकी देखा देखी प्यादे ने भी अपनी रिवॉल्वर निकालकर अपने हाथ में ले ली। दंडवते ने रिवॉल्वर की नाल को वार्डरोब के ताले के पास ले जाकर एक फायर किया। बेडरूम में फायर की आवाज़ बड़े जोर से गूंजी। संध्या के गले से एक चीख निकल गई। बाहर आ जाओ बेटा, दंडवते विष भरे स्वर में बोला। कोई उत्तर ना मिला। दंडवते ने प्यादे को संकेत किया। प्यादे ने आगे बढ़कर एक झटके से वार्डरोब के दोनों दरवाजे खोल दिए। वार्डरोब में कोई नहीं था। बेशुमार जनाने कपड़ों के अलावा भीतर कुछ नहीं था। वार्डरोब खाली था। कंपनी का जो काम पटवर्धन करता था उसके लिए उसमें दरकार इकलौती क्वालिफिकेशन उसका व्यक्तित्व था, और व्यक्तित्व उसका एक विशेष जोशी के पसंदीदा नाप जोक का था। उसकी छाती का नाप 42 इंच का था, कॉलर का नाप 16.5 इंच का था और तीरे का नाप 26 इंच का था। देखने में वो किसी बड़ी कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव लगता था। उसके नाप का महत्व इसलिए था क्योंकि हर महीने जिस व्यक्ति से उसने दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलना होता था उसकी छाती का नाप भी 42 इंच था।
उसके कॉलर का नाप भी 16.5 इंच था और उसके तीरे का नाप भी 26 इंच था। कहने का मतलब ये था कि दर्जी अगर पटवर्धन के लिए एक सूट सीता था तो हो ही नहीं सकता था कि वो सूट दूसरे व्यक्ति को फिट ना आए। दूसरे व्यक्ति का नाम चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व में भी वही तमाम गुण थे जो कि पटवर्धन के व्यक्तित्व में थे। हर महीने के पहले सप्ताह में किसी दिन पटवर्धन ने एक निहायत शानदार नीला सूट पहनकर प्लेन द्वारा बंबई से दिल्ली जाना होता था। उस नीले सूट के कोट की लाइनिंग के भीतर लगभग 15 लाख रुपए की प्योर अनकट हेरोइन छुपी हुई होती थी। वैसा ही शानदार नीला सूट पहने चंद्रगुप्त ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलना होता था। उसके सूट के कोट की लाइनिंग के भीतर कम से कम 6 दर्जन गोल्ड बिस्किट सिले होते थे। हर महीने के पहले सप्ताह में दिल्ली में चंद्रगुप्त को एक टेलीग्राम प्राप्त होती थी जिसमें लिखा होता था, माँ बीमार पड़ गई है, अभी नहीं आ सकती, कमला। उस टेलीग्राम का मतलब होता था कि दोपहर बाद की फ्लाइट में से माल लेकर पटवर्धन दिल्ली पहुंच रहा है। चंद्रगुप्त दिल्ली के सबसे बड़े नार्कोटिक स्मगलर का कर्मचारी था जो बरसों से इसी तरीके की कैश पेमेंट पर बखिया से हेरोइन खरीदता चला आ रहा था। जिस रोज दिल्ली में चंद्रगुप्त को टेलीग्राम मिलती थी उसी सुबह पटवर्धन के टेलीफोन की घंटी बजती थी। साधारणतया वो टेलीफोन कॉल सुबह 9 बजे आती थी जबकि वो अभी सोया पड़ा होता था। वो फ़ोन उठाता तो उसे एक मधुर स्त्री स्वर सुनाई देता जो हमेशा एक ही बात कहता था, आपकी 11:30 बजे फ्लाइट से दिल्ली के लिए सीट की बुकिंग कंफर्म हो गई है। वो फ़ोन रखता था, फौरन बिस्तर से निकलता था और फटाफट नित्यक्रम से निवृत्त होकर अपना शानदार नीला सूट पहन लेता था। फिर वो एक टैक्सी पर सवार होता और सीधा कफ परेड पर स्थित सुवेगा इंटरनेशनल के ऑफिस के सामने जाकर रुकता था। वहाँ उसे तकरीबन हर कोई पहचानता था, इसलिए उसे फौरन जोशी के ऑफिस में भेज दिया जाता था। वहाँ वो अपने शानदार नीले सूट का कोट उतारता था और उसे जोशी को सौंप देता था। बदले में जोशी उसे एन वैसा ही नीला कोट थमा देता था। दोनों कोटों में सिर्फ एक ही फ़र्क होता था कि जोशी द्वारा दिए गए कोट के भीतर ऐसी चतुराई से 15 लाख रुपए की हेरोइन छुपी होती थी कि कोट की धज्जियाँ उड़ाए बिना उसे बरामद नहीं किया जा सकता था। पटवर्धन फौरन वहाँ से विदा हो जाता था और सीधा सांता क्रूज एयरपोर्ट पहुँचता था जहाँ कि वो अपने दिल्ली के प्लेन पर सवार हो जाता था। प्लेन टिकट उसे हमेशा जोशी द्वारा दिए कोट की बाहरी जेब में मिलता था। उसी जेब में 5,000 रुपये होते थे जो कि दिल्ली से बम्बई का प्लेन टिकट खरीदने के और वहाँ 1, 2 या 3 रिहाइश के काम आते थे। दिल्ली में चंद्रगुप्त उसे अपने जैसा ही सूट पहने एयरपोर्ट पर मिलता था। फिर उन्होंने कोई सुरक्षित मौका तलाश करके एयरपोर्ट के टॉयलेट में या उस होटल में जिसमें कि पटवर्धन हमेशा ठहरता था या और किसी भी सुरक्षित और सहूलियत की जगह पर अपने कोट बदल लेने होते थे। फिर अगले 3 दिनों में जिस दिन की भी रिटर्न फ्लाइट उपलब्ध होती थी पटवर्धन उसमें अपने लिए सीट बुक करा लेता था और बाकी का समय वो दिल्ली में उस कंपनी के ऑर्डर हासिल करने में लगाता था जिसका कि वो वाकई सेल्स एग्जीक्यूटिव था। कोट तब्दील हो जाने के बाद चंद्रगुप्त सीधा आज़ादपुर पहुंचता था जहां की उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऑफिस था जो कि उसके स्मगलर बॉस मुख्तियार सिंह की मिल्कियत थी और जो उसके नार्कोटिक्स के धंधों की ओट थी। वहाँ वो कोट खुद मुख्तियार सिंह को सौंपता था और जो कि बदले में उसे वैसा ही नया कोट दे देता था। उस नए कोट में 5,000 रुपये होते थे जो कि उस काम के लिए उसकी फीस होती थी। उसी प्रकार पटवर्धन को बम्बई पहुंचकर सोने के बिस्कुटों वाला कोट जोशी को सौंपने के बाद जो कोट हासिल होता था उसमें उसकी फीस 5,000 रुपये मौजूद होती थी। इस प्रकार नीले रंग के 4 शानदार सूटों और एक ही नापजोक के 2 व्यक्तियों के माध्यम से वो सिलसिला बड़े सुचारू रूप से चल रहा था। पटवर्धन हेरोइन के साथ दिल्ली जाता था और सोने के बिस्किटों के साथ वापस लौटता था। उसका आकर्षक व्यक्तित्व और उसकी बढ़िया कंपनी की बढ़िया नौकरी उसकी बेहतरीन ओट थी। कभी कोई बखेड़ा नहीं था, कभी कोई अड़ंगा नहीं। हर महीने 9-10 हज़ार रुपये की अतिरिक्त कमाई, प्लेन फेयर और होटल का खर्च वो अपनी कंपनी से जो हासिल कर लेता था। कोई 1 साल पहले पटवर्धन का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था जो खामखा थोड़ा पेचीदगी अख्तियार कर बैठा था और जिसकी वजह से 4 महीने वो बिस्तर पर पड़ा रहा था। उन दिनों मुख्तियार सिंह की हेरोइन की न टल सकने वाली मासिक मांग पूरी करने के लिए कंपनी को उस रूट के लिए किसी नए हरकारे की जरूरत आन पड़ी थी। पटवर्धन और चंद्रगुप्त जैसे ही शारीरिक नापजोक वाला जो नया व्यक्ति अस्थायी हरकारा तैयार किया गया था उसका नाम यूसुफ पेंटर था। पटवर्धन के तंदुरुस्त होने से पहले उसने 4 चक्कर दिल्ली के लगाए जिनमें कोई गड़बड़ तो ना हुई, लेकिन न जाने क्यों उस आदमी में जोशी का विश्वास न जमा। इसलिए पटवर्धन के खुद वो मासिक ट्रिप लगाने के काबिल होते ही यूसुफ पेंटर की छुट्टी कर दी गई। उसे उस काम के लिए तो क्या किसी और काम के काबिल ना समझा गया। उस काम के लिए तो फिर भी उसमें वो इकलौती क्वालिफिकेशन थी कि नीला सूट उसे फिट आता था और किसी काम के लिए तो उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं पाई गई थी। वैसे जोशी को वो ठीक ही विश्वास के काबिल आदमी नहीं लगा था। अपनी तरफ से उसने उसे बहुत जल्दी दफा कर दिया था, लेकिन फिर भी यूसुफ पहले ही अपना मुंह फाड़ चुका था। यूसुफ शादीशुदा था और उसकी अपने साले हबीब से बहुत बनती थी। दोनों हम प्याला हम निवाला थे।
यूसुफ को नहीं मालूम था कि उसका साला जो दिखावे को तारदेव में मॉडर्न मैकेनिक गैरेज चलाता था वास्तव में घड़ियों का स्मगलर था और शांताराम के भाइयों के गैंग से उसके बड़े घनिष्ठ संबंध थे। जीवाराम से तो उसकी खास दोस्ती थी। एक दिन शराब के नशे में यूसुफ ने अपने साले के सामने डींग हाँक दी कि अब वो कंपनी का आदमी हो गया था। हबीब की मामूली सी जिद पर ही उसने बक दिया कि कंपनी का क्या काम उसे सौंपा गया था। बहुत बादशाही काम हाथ लगा है। नशे में उसने डींग हाँकी। साली महीने में एक बार की हलचल और 5,000 रुपये खरे, ऊपर से 15 लाख रुपए का माल हर वक्त निगाह में। कभी मुझे रोकड़े की बहुत भारी ज़रूरत आन पड़ी तो मैं तो फूट जाऊंगा कंपनी का 15 लाख रुपए का माल झपट कर। तब तक यूसुफ 2 फेरे लगा चुका था और उसे मालूम था कि वो क्या लेकर जाता था और क्या लेकर लौटता था। यूसुफ की मेहरबानी से कंपनी के एक अत्यंत गोपनीय सिलसिले की सारी दास्तान एक बाहरी आदमी की जानकारी में आ गई। ये बात नहीं थी कि यूसुफ कंपनी का खौफ नहीं खाता था। वो खूब जानता था कि उस बाबत किसी गैर के सामने मुंह फाड़ने पर उसकी सज़ा मौत ही हो सकती थी। लेकिन हबीब कोई थोड़ी ही था, हबीब गैर थोड़ी ही था, वो तो माशा अल्लाह उसका साला था। हबीब को उस दास्तान में बहुत रस आया। उसने बड़े गौर से सारा प्रोग्राम सुना और फिर खोद खोद कर अपने बहनोई से कई सवाल भी पूछे। उन सवालों के जवाब में उसे मालूम हुआ दिल्ली का वो ट्रिप हमेशा महीने के पहले सप्ताह में ही लगता था। कभी कोई महीना खाली नहीं जाता था। दिल्ली में उसे हर बार वही आदमी मिलता था जिसका नाम चंद्रगुप्त था और जो मुख्तियार सिंह का आदमी था। हर कार्य की कोई निगरानी की जाती थी तो कम से कम यूसुफ को उसकी खबर नहीं लगी थी। हेरोइन की मिकदार में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती थी, यानी कि 15 लाख रुपए का आदान प्रदान का सिलसिला हमेशा ही होता था। वो हबीब की लाइन का काम नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इसे महज इसलिए याद रखा कि वो कंपनी का एक गोपनीय रहस्य था। उस बात को उसने एक तरह से फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने मस्तिष्क में फाइल कर लिया था। फिर कोई 6 महीने बाद नशे में यूसुफ एक ऐसे आदमी के सामने मुंह फाड़ बैठा जो कंपनी का प्यादा था। यूसुफ की करतूत की खबर उसने फौरन दंडवते को दी। दंडवते ने बात जोशी तक पहुंचाई। जोशी ने बेहिचक फैसला सुना दिया कि उस शख्स की जुबान हमेशा के लिए बंद हो जानी जरूरी थी। उससे अगले दिन यूसुफ पेंटर की लाश माहिम क्रीक में तैरती पाई गई। जोशी ने अपनी तरफ से वक्त रहते उस शख्स की जुबान बंद कर दी थी, लेकिन वो क्या जानता था कि यूसुफ अपना मुंह पहले से ही अपने साले के सामने भी फाड़ चुका था। अपने बहनोई की मौत के बाद हबीब ने महसूस किया कि उस बारे में अगर वो कोई करतब कर दिखाता तो कम से कम कंपनी को ये पता नहीं लग सकता था कि ऐसा किसकी वजह से हुआ था। अपनी तरफ से तो कंपनी यूसुफ को जहन्नुम रसीद करके उसकी वजह से पैदा हुआ लीक बंद कर चुकी थी, लेकिन सिलसिला चाहे कितना ही सुरक्षित था, काले पहाड़ के निज़ाम के खिलाफ कोई कदम उठाने का हौसला हबीब अपने आप में ना जुटा पाया। फिर एक बार अनायास ही उसने उस सिलसिले का जिक्र अपने खास दोस्त जीवाराम से कर दिया। शांताराम के भाइयों के लिए वो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। उनकी दिलचस्पी 15 लाख रुपए हेरोइन या उतनी ही रकम के सोने के बिस्किटों में नहीं थी। उनकी दिलचस्पी तो उस सिलसिले में इसलिए थी कि उस पर हाथ डालकर वे बखिया के निज़ाम को चोट पहुंचा सकते थे। वे कंपनी का एक स्थायी सिलसिला डिस्टर्ब कर सकते थे। लेकिन वो जानकारी उनके हाथ में उन दिनों आई थी जब वे बखिया की हैवानियत के खौफ में एक डरे हुए कुत्ते की तरह दुम दबाए दुबके बैठे थे। फिर जब विमल नाम की ढाल उनके हाथ में लग गई तो उन्हें उस सिलसिले को डिस्टर्ब करना सूझा। वो भी एक ऐसा काम था जिसको अंजाम वे देते, लेकिन जिसकी तोहमत विमल के नाम लगती। अगले रोज़ महीने के पहले सप्ताह का आखिरी दिन था, यानी कि वो सुचारू रूप से चलता माहवारी सिलसिला अगर उसी महीने से बंद नहीं हो रहा था तो कल पटवर्धन ने दिल्ली रवाना होना था। पिछले 2 महीनों में उन्होंने नोट किया था कि पटवर्धन अपना शानदार नीला सूट तभी पहनता था जब उसने दिल्ली जाना होता था। इसलिए किस रोज़ वो हर कार्य का रोल अदा करने वाला था ये इस बात से भी जाना जा सकता था कि किस रोज़ वो अपने घर से नीला सूट पहनकर निकलता था। पहली तारीख से ही उन्होंने एक आदमी पटवर्धन की निगरानी पर लगाया हुआ था और पहली तारीख से ही उन्होंने हर रोज़ की 11:30 बजे की दिल्ली की फ़्लाइट से एक सीट बुक कराई हुई थी। जिस रोज़ सुबह घर से निकलते समय पटवर्धन नीला सूट नहीं पहने होता था उस रोज़ की सीट कैंसिल करवा दी जाती थी। अगले रोज़ उन्हें पटवर्धन के दिल्ली रवाना होने की पूरी उम्मीद थी, इसलिए उसी रात को उनका प्रधान नामक एक आदमी प्लेन द्वारा दिल्ली रवाना हो गया। वहाँ अगली सुबह वो एडवांस में चंद्रगुप्त को ट्रेस करके रख सकता था। शांताराम के भाइयों के सौजन्य से अगले रोज़ कंपनी का एक अत्यंत गोपनीय स्मगलिंग रूट डिस्टर्ब होने वाला था, लेकिन उनके उस कारनामे का सहरा भी विमल के ही माथे बनने वाला था। एक कार ऐन उस इमारत के सामने आकर रुकी जिसमें थोड़ी देर पहले विमल दाखिल हुआ था। इमारत से कोई 50 गज दूर अपनी कार में बैठे वागले का ध्यान तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हुआ। कार में से एक आदमी ने बाहर कदम रखा। उसने सड़क पर दाएं बाएं और इमारत के भीतर निगाह दौड़ाई। फिर उसने कार का अपनी तरफ का पिछला दरवाज़ा खोला। जिस शख्स ने तब कार से बाहर कदम रखा, नीम अंधेरे में भी वागले ने उसे साफ पहचाना। वो दंडवते था। वागले के माथे पर बल पड़ गए। दंडवते वहाँ कैसे पहुँच गया था?
क्या किसी प्रकार उसे खबर लग गई थी कि विमल उस इमारत में था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसा होता तो दंडवते सिर्फ 2 आदमियों के साथ वहां ना पहुंचा होता। तो फिर विमल के उस इमारत में दाखिल होते ही वागले भी दबे पांव उसके पीछे गया था। इसलिए उसे मालूम था कि विमल दूसरी मंजिल के कौन से फ्लैट में गया था। उस फ्लैट के मुख्य द्वार के की होल में आंख लगाकर उसने भीतर झांका था तो उसने भीतर विमल को एक युवती के साथ बैठी बातें करता पाया था। उसी फ्लोर से मामूली से पूछताछ करने पर उसे मालूम हो गया था कि उस फ्लैट की मालकिन का नाम संध्या था और वो वहाँ अकेली रहती थी। विमल को वहाँ सुरक्षित मानकर वो वहाँ से विदा हो गया था और नीचे अपनी कार में आ बैठा था। तुकाराम ने उसे विमल की हर क्षण निगरानी का निहायत जिम्मेदारी का जो काम सौंपा था उसे वो अब तक पूरी मुस्तैदी से अंजाम दे रहा था। विमल के देवाराम के साथ अंधेरी से निकलने के बाद से ही वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर साई की तरह उसके पीछे लगा हुआ था। तुकाराम को जितनी आशंका विमल के गायब हो जाने की थी उससे ज़्यादा फिक्र अपने युवा भाई की हिफाजत की थी। इसलिए वागले पर विमल की निगरानी और देवाराम की हिफाजत की दोहरी जिम्मेदारी थी। अब दंडवते के वहाँ अप्रत्याशित आगमन ने उसे चिंता में डाल दिया था। अगर वो उसी फ्लैट में गया तो विमल चूहे की तरह वहाँ फंस सकता था। तभी दंडवते और उसके साथी ने इमारत के भीतर कदम रखा। पीछे कार में रह गया व्यक्ति कार को थोड़ा आगे बढ़ाकर ले गया। फिर उसने कार को घुमाया और सड़क के पार इमारत से परे खड़ा कर दिया। अब ड्राइवर की निगाह इमारत के मुख्य द्वार पर थी। इमारत में तो दर्जनों फ्लैट है। वागले ने मन ही मन अपने आप से जिरह की। दंडवते का लक्ष्य कोई और फ्लैट भी तो हो सकता था। उसे तसल्ली ना हुई। वो महसूस कर रहा था कि उसे मालूम होना चाहिए था कि दंडवते कौन से फ्लैट में गया था। वो मालूम ना भी हो तो उसे ये ज़रूर मालूम होना चाहिए था कि दंडवते कम से कम संध्या नाम की उस लड़की के फ्लैट में नहीं गया था जिसमें कि विमल मौजूद था। ऐसा कैसे हो? फिर उसने मन ही मन एक फैसला किया और चुपके से कार से बाहर निकला। कार की ओट में से ही चलता हुआ वो ब्लॉक के सिरे तक पहुंचा और वहां से घेरा काटकर इमारतों के पिछवाड़े की संकरी गली में दाखिल हुआ। इमारतें गिनता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर उस इमारत के सामने ठिठका जो उसके हिसाब से संध्या के फ्लैट वाली इमारत का पिछवाड़ा था। एक भी क्षण नष्ट किए बिना किसी बंदर जैसी फुर्ती से वो परनाले के पाइप को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। पलक झपकते ही वो दूसरी मंजिल के प्रोजेक्शन पर उकड़ू बैठा हुआ था। उधर कई खिड़कियां थी जिनमें कुछ अंधेरी थी और बंद थी और कुछ में रोशनी थी। भरपूर सावधानी बरतते हुए उसने बारी बारी रोशन खिड़कियों से झांकना आरंभ किया। तीसरी खिड़की में से उसे विमल और उस युवती के दर्शन हुए जिसके साथ विमल को बातें करते उसने की होल से झांक कर देखा था। वो एक बेडरूम था और उस क्षण विमल एक वार्डरोब में दाखिल हो रहा था। उसके देखते देखते युवती ने वार्डरोब का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे ताला लगाया और चाबी पलंग पर बिछी मैट्रेस के नीचे छुपा दी। फ्लैट रह रहकर कॉल बेल की कर्कश आवाज़ से गूंज रहा था। फिर युवती बेडरूम से बाहर की तरफ लपकी। वागले ने बेहिचक खिड़की के रास्ते भीतर बेडरूम में कदम रखा। दबे पांव वो पलंग की तरफ बढ़ा। बाहर एक दरवाज़ा खोले जाने की आवाज़ के साथ कॉल बेल बजनी बंद हुई। वागले ने मैट्रेस के नीचे से चाबी निकाली। मर गई थी? बाहर से एक भारी आवाज़ आई। दंडवते की आवाज़ वागले ने साफ पहचानी तो दंडवते वहीं आया था। अब वो खुश था कि ऐन मौके पर उसकी अकल काम दे गई थी और उसे यूं पिछवाड़े का पाइप पकड़कर वहां तक चढ़ाना सूझ गया था। मैं टॉयलेट में थी। वागले ने वार्डरोब के ताले के छेद में चाबी डाली और उसे धीरे से घुमाया। चाबी निशब्द घूम गई। आज धंधे पर नहीं गई? वागले ने दरवाज़ा खोला। उसे विमल के हाथ में वार करने को तत्पर रिवॉल्वर दिखाई दी। वागले ने अपने होठों पर उंगली रखी। विमल ने निशब्द वार्डरोब से बाहर कदम रखा। तबीयत खराब है। वागले ने वार्डरोब के दरवाजे एक दूसरे से मिलाए और चाबी फिर ताले के छेद में फिरा दी। उसने चाबी यथास्थान मैट्रेस के नीचे रख दी। बाहर से युवती और दंडवते के बीच चलते वार्तालाप की आवाज़ें बदस्तूर आ रही थी। वागले ने विमल की बाँह पकड़कर उसे खिड़की की तरफ खींचना चाहा, लेकिन विमल ने उसका हाथ झटक दिया और बेडरूम और ड्राइंग रूम के बीच के दरवाजे की ओर बढ़ा। बेवकूफ़ मत बनो। वागले फिर उसकी बाँह थामता हुआ उसके कान में फुसफुसाया। वो अकेला नहीं है, लड़की, उसे कुछ नहीं होने वाला। तलाशी में उसे यहाँ जब तुम नहीं मिलोगे तो क्या कहेगा दंडवते उसे? लेकिन वक्त बर्बाद मत करो, फौरन यहाँ से निकल चलो। कोई किसी भी क्षण कदम रख सकता है। लड़की को यहाँ कोई खतरा नहीं है। इतनी भरी पूरी इमारत में कोई गलत हरकत करके वो भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहेगा। विमल हिचकिचाया। सोच विचार नीचे चलकर कर लेना। दंडवते के यहाँ से रवाना होने के बाद लड़की की सलामती की तस्दीक करने के लिए दोबारा यहाँ आ जाना। ओके? विमल ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों खुली खिड़की की तरफ बढ़े। वागले की जिद पर पाइप पकड़कर पहले विमल नीचे उतरा, फिर उसके पीछे पीछे ही वागले भी नीचे उतर गया। तभी ऊपर से फायर की आवाज़ आई। साथ ही संध्या के गले से निकली चीख की आवाज़ विमल के कानों में पड़ी। विमल के मानस पटल पर लाश की सूरत में संध्या उभरी। क्रोध और बेबसी से उसने वागले को झिझोड़ डाला।
तेरी वजह से लड़की की जान गई, वो घुटे स्वर में बोला। कहता था इतनी भरी पूरी इमारत में डंडवते कोई गलत हरकत नहीं करेगा। सही कहा था मैंने, वागले खेदपूर्ण स्वर में बोला। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसी की तैसी तुम्हारे सोचने की। खामखा लड़की को हलाक करा दिया। अब मुझे क्या पता था कि वो शटअप। क्या शटअप? अब वागले भी झल्ला पड़ा। खैर नहीं मनाते कि तुम्हारी अपनी जान बच गई। खामखा दूसरे के अंदेशे में मरे जा रहे हो। वो क्या तुम्हारी कोई सगे वाली थी जो? हाँ, विमल के मुंह से ऐसी चित्कार निकली जैसे उसका कलेजा चाक हो गया हो। वो मेरी सगे वाली थी, वो मेरी बहन थी, वो मेरी बहन थी हरामजादे। फिर एकाएक विमल विक्षिप्तों की तरह संकरी अंधेरी गली में दौड़ चला। वार्डरोब के एक कोने में से कपड़ों के हैंगर इस प्रकार परे सरकाए गए थे कि वहां अगर कोई खड़ा होता तो उसका जिस्म कपड़ों से नहीं उलझ सकता था। यहाँ कोई नहीं था, डंडोते उस खाली जगह की तरफ इशारा करता हुआ कहर भरे स्वर में बोला। यहाँ कोई नहीं था, संध्या ने आंत्रनाद किया। यहाँ शर्तिया कोई खड़ा था। वार्डरोब का तो ताला बंद था, संध्या तनिक दिलेरी से बोली। तुमने तो खुद देखा था। अगर कोई भीतर था तो क्या वो जादू के जोर से भीतर से गायब हो गया? भीतर कोई था, डंडोते दांत पीसता हुआ बोला। तो जानती थी भीतर कोई था, तभी तो वार्डरोब का ताला खोलने में तो इतनी हील हुज्जत कर रही थी। साली, तेरे माथे पर लिखा है कि तू खुद हैरान हो रही है कि जो भीतर बंद था वो कहाँ गायब हो गया, कैसे गायब हो गया। डंडोते ने उसकी दिली हालत को एकदम ठीक पहचाना था। बंद वार्डरोब में से विमल का गायब हो जाना वाकई करिश्मा था उसके लिए। क्यों कर हुआ वो करिश्मा? संध्या, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, असलियत बकेगी या नहीं? मैं सच कह रही हूँ कि एकाएक डंडवते ने हाथ बढ़ाकर उसको बालों से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घसीटा। यहाँ सोहल आया था, वो दहाड़ा। कबूल कर कि यहाँ सोहल आया था। यहाँ कोई नहीं आया था, संध्या बिलखती हुई बोली। देख, अगर तू सच बोल देगी तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ वो सरदार बहुत खतरनाक है। तुझे क्या, वो किसी को भी इतना खौफ खिला सकता है कि वो झूठ बोलने लगे। लेकिन अब तुझे कोई खतरा नहीं है। मेरे होते हुए वो तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आगे भी मैं तेरी हिफाजत के लिए तेरे साथ बॉडीगार्ड लगा दूंगा। मैं कहता हूँ वो तेरे पास भी नहीं फटक पाएगा। अब बोल, सोहल ही था ना जो यहाँ आया था? सच बोल, बोल। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ कोई नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगी, डंडवते असहाय भाव से बोला। उसने उसके बाल छोड़ दिए और अपने प्यादे की बाहों में धकेल दिया। तेरी जुबान जोजो ही खुलवाएगा। देखते हैं जोजो के सामने तू कैसे सच बोलने से बाज आई रह सकती है। वो प्यादे से बोला। ले चल इसे यहाँ से। बॉस, प्यादा संध्या के काफ्तान पर निगाह डालता हुआ बोला। कपड़े बदलवा दे इसके। क्या ज़रूरत है? जहाँ पर ले जाई जा रही है वहाँ इसे कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मेरी तरफ से तो जो ये पहने हुए है उसे भी यहीं उतार दो। नीचे कार तक पहुँचने की बात ना होती, प्यादा बोला, तो करता तो मैं यही। अब चलो। प्यादे ने संध्या को बाहर की तरफ धकेला। वागले भी पूरी सख्ती से विमल के पीछे दौड़ रहा था। ब्लॉक का घेरा काट कर विमल सामने सड़क पर पहुंच गया था और अब वो इमारत के मुख्य द्वार की तरफ लपक रहा था। वागले उससे सिर्फ एक कदम पीछे था। उसी क्षण उसे एक कार अपनी तरफ आती दिखाई दी। कार उसने तुरंत पहचान ली। वो दंडवते की कार थी और उसे वही प्यादा चला रहा था जिसे दंडवते कार के साथ बाहर छोड़ गया था। वागले ने एकदम सामने छलांग मारकर विमल को दबोच लिया और उसे नीम अंधेरे में खड़ी अपनी कार की ओर में घसीट लिया, जिसके पास तक वे दौड़ते हुए उस क्षण तक पहुंच चुके थे। छोड़ो, विमल उसकी पकड़ में छटपटाता हुआ बोला। छोड़ो। दंडवते की कार और करीब आ गई। वागले को पिछली सीट पर दंडवते बैठा दिखाई दिया। उसे उसके और दूसरे प्यादे के बीच में बैठी एक जनानी सूरत की झलक दिखाई दी। छोड़ हरामजादे। तभी कार उनकी बगल से गुजरी। बेवकूफ, वागले उसका मुंह दबोचता हुआ उसके कान में सांप की तरह फुफकारा। वो जिंदा है। कार उनके परे सड़क पर दौड़ गई। विमल ने जबरन अपने मुंह से वागले का हाथ हटाया और हाँफता हुआ बोला। कौन? तुम्हारी वही छोकरी जिसे अभी तुम अपनी बहन बता रहे थे, उस कार में थी। वो जिंदा है? 100% जिंदा है। तो फिर वो गोली, वो चीख, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन लड़की एकदम चौकस है। मेरा मतलब है फिलहाल जैसे हालात में वो यहाँ से ले जाई गई है, उससे आगे तो उसके साथ जो ना हो वो थोड़ा है। वागले, विमल व्याकुल भाव से बोला, किसी तरह उस कार के पीछे चलो। अभी कोई सवारी हाजिर है। वागले झपट कर अपनी कार का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। बैठो जल्दी। दोनों कार में सवार हुए। वागले ने कार को रिवर्स गियर में डाला और उसे उल्टी चलाता हुआ मेन रोड की तरफ भगा ले चला। वो उसे लेकर होटल ही जाएगा, विमल बोला। तुम्हें कैसे मालूम? वागले बोला। मालूम है। मेन रोड पर पहुंचकर वागले ने कार को घुमाकर सीधा किया और उसे सामने भगा दिया। कार कहीं दिखाई तो नहीं दे रही? वो बोला। दिखाई देगी, वो इसी सड़क पर आगे कहीं होगी। तुम रफ्तार बढ़ाओ। अच्छा। वागले बड़ी दक्षता से कार को हैंडल कर रहा था। तुम्हें कैसे मालूम? वागले ने पूछा। कि लड़की होटल ही ले जाई जाएगी? मेरा अंदाज़ा है।
मुझे लड़की ने ही बताया था कि वहाँ होटल के तहखाने में इन लोगों का टॉर्चर चैम्बर है। जिस नीयत से और जिस हालात में लड़की को वहाँ से ले जाया गया है, उसमें लड़की की मंजिल वो टॉर्चर चैम्बर ही मालूम होती है। वागले, अगर वो वहाँ पहुँच गई तो बेचारी की बहुत दुर्गति होगी। वहाँ उसकी ऐसी हालत बना दी जाएगी कि वो खुद ही मौत की कामना करने लगेगी। दोस्त, भगवान के लिए कुछ ऐसा करो कि दंडवते लड़की के साथ होटल तक ना पहुँचने पाए। कार तो वो रही उसकी, एकाएक वागले सामने को इशारा करता हुआ बोला। विमल ने ट्रैफिक में दौड़ती दंडवते की कार पर निगाह डाली। पिछली सीट पर बैठी संध्या उसे साफ दिखाई दी। फासले से उसकी पहचान के लिए उसका बेशुमार रंगों वाला काफ्तान ही काफ़ी था। उसे ओवरटेक करने की कोशिश करो, विमल रिवॉल्वर निकालकर हाथ में लेता हुआ बोला। अभी नहीं, वागले बोला, अभी हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में से गुजर रहे हैं। तुमने यहाँ गोली चलाई तो उनका कोई नुकसान तो पता नहीं होगा या नहीं। हमारा भाग निकलना मुहाल ज़रूर हो जाएगा। हौसला रखो, गाड़ी को माइन काजवे पार करके ज़रा घोड़बंदर रोड पर दाखिल होने दो, तभी इन लोगों से उलझना मुनासिब होगा। गाड़ी जूहू ना पहुँचने पाए, नहीं पहुँच पाएगी। विमल खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे से गहन चिंता और उत्कंठा के भाव न गए। एक फरलांग के फासले से दोनों गाड़ियों ने माहिम काजवे पार किया। अगली गाड़ी के घोड़बंदर रोड पर दाखिल होते ही वागले बोला, मैं अपनी गाड़ी उनके पहलू में ले जाऊंगा। अच्छा है कि दंडवते दाईं तरफ बैठा है, तुम उसे निशाना बनाने की कोशिश करना। हमारी कामयाबी इसी में है कि तुम्हारी चलाई पहली ही गोली उसे जा लगे। एक बार तुम्हारा निशाना चूक गया और उन्हें पता लग गया कि उन पर गोली चलाई गई है तो दंडवते की कार का ड्राइवर हमें अपनी हवा भी नहीं लगने देगा। हम ड्राइवर को ही क्यों ना निशाना बनाएं ताकि वे लोग भाग ना सकें। ड्राइवर को निशाना बनाने में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाने का खतरा होगा। एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारी सहेली की, मेरा मतलब है बहन की, जान भी नहीं बच सकेगी। ओह, एकाएक विमल को अपनी जेब में पड़े उस बटन बम का ख्याल आया जो उसे देवाराम ने दिया था। उसने बटन बम निकालकर वागले को दिखाया और बोला, ये मुझे मालूम है। वागले बोला, देवाराम ने दिया होगा। हाँ, मुझे एक बात सूझी है। क्या? घोड़बंदर रोड पर तुम अपनी कार को दंडवते की कार के समांतर ले जाने की जगह थोड़ा आगे निकल जाना। मैं ये बटन बम उनकी कार के रास्ते में फेंकूंगा। कार की चपेट में आकर जब ये फटेगा तो दंडवते का ड्राइवर यही समझेगा कि कार को कुछ हो गया था। वो शर्तिया गाड़ी रोकेगा। गाड़ी नहीं भी रोकेगा तो रफ्तार ज़रूर घटाएगा। तब दंडवते पर अचूक निशाना लगाना मेरे लिए आसान होगा। ठीक है, तैयार हो जाओ, सड़क आने वाली है। घोड़बंदर रोड पर ट्रैफिक काफ़ी कम था। अगली कार के उस पर दाखिल होते ही वागले ने एकाएक जोर का एक्सीलेटर दबाया। कार पहले अगली कार के पहलू में पहुंची। तैयार, वागले बोला और फिर पार निकल गई। विमल ने बटन बम सड़क पर फेंका। दंडवते की कार का एक पहिया उस पर से गुजरा। जोर का धमाका हुआ। दंडवते के ड्राइवर ने पूरी सख्ती से ब्रेक का पैडल दबाया। उसने यही समझा कि कार का कोई टायर फट गया था। वागले ने कार को ब्रेक लगाई। एक क्षण में दोनों कारें समांतर हो गई। विमल ने खिड़की में से हाथ निकालकर फायर किया। गोली धमाके की वजह जानने की खातिर ड्राइवर से बात करने को आगे को झुके दंडवती की कनपट्टी पर लगी। विमल की चलाई दूसरी गोली ड्राइवर की गर्दन में धंस गई। तब तक दंडवती की कार की रफ्तार बहुत घट चुकी थी। वागले ने अपनी कार को गहरा झोल दिया और उसे दंडवती की कार के आगे ले जाकर रोक दिया। वातावरण पहले वागले की कार के ब्रेकों की चरचराहट से और फिर दोनों कारों के आपस में टकराने की आवाज़ से गूंजा। दंडवते की कार वागले की कार के पिछले हिस्से से आकर टकराई। झटके से विमल के हाथ से रिवॉल्वर निकल गई और उसका सिर पहले कार की छत और फिर डैशबोर्ड से टकराया। वागले ने उससे ज़्यादा फुर्ती, होशियारी और मौके की सूझबूझ दिखाई। कार की गति शून्य होते ही वो उसमें से कूद गया। हाथ में रिवॉल्वर लिए दौड़ता हुआ वो दंडवते के दूसरे प्यादे वाली कार की साइड में पहुंचा। बहुत चक्का सा दूसरा प्यादा अभी हालात को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि वागले ने उसे शूट कर दिया। सब कुछ पलक झपकते हो गया। वहाँ चली गोलियों की तरफ किसी की तवज्जो ना गई। सड़क से गुजरते वाहन चालकों ने यही समझा कि किसी प्रकार दो गाड़ियों की टक्कर हो गई थी। कोई खामखा विटनेस बनने की जहमत उठाने को तैयार नहीं था, इसलिए हर किसी ने वहाँ रुकने की कोशिश करने की जगह अपने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी। विमल ने कार में गिरी अपनी रिवॉल्वर को तलाश करने की कोशिश नहीं की। बुरी तरह से सनसन करते अपने सिर को थामे वो कार से बाहर कूदा। ये देखकर उसकी जान में जान आई कि संध्या आतंकित थी, बुरी तरह से थर्राई हुई थी, लेकिन सलामत थी। प्यादे की लाश के ऊपर से घसीटकर उसने उसे कार से बाहर निकाला। संध्या रोती बिलखती उसके साथ लिपट गई। होश में आओ, विमल घुड़क कर बोला, संभालो अपने आप को। वो और जोर जोर से रोने लगी और विक्षिप्तों की तरह हाथ पांव पटकने लगी। विमल ने उसे बाएं हाथ से पकड़कर अपने से परे हटाया और दाएं हाथ का एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। थप्पड़ की तुरंत प्रत्याशित प्रतिक्रिया हुई। संध्या ने रोना और हाथ पांव पटकना बंद कर दिया। वागले अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर पहुंच गया था। उसकी कार की एक साइड बुरी तरह पिचक गई थी। उसने कार को सीधा किया और उसे दंडवते की कार के समांतर यूं लाकर खड़ा किया कि वो कार उसकी ओट की ओट में हो जाए।
विमल ने वागले की कार का अगला दरवाज़ा खोला और संध्या को उस कार के भीतर धकेल दिया। खुद वो दंडवते की कार के करीब पहुंचा। ड्राइविंग सीट से परली तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो भीतर दाखिल हुआ। स्टीयरिंग के पीछे मरे पड़े ड्राइवर को उसने घसीट कर सीट के नीचे धकेल दिया और स्वयं ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। गियर में फंसी गाड़ी को उसने गियर से निकाला, उसे फिर से स्टार्ट किया और उसे गियर लगाकर तनिक एक्सीलेटर दिया। गाड़ी सही सलामत थी और चलने के काबिल थी। अपनी गाड़ी में से निकलकर वागले उसके समीप पहुंचा। क्या बात है? वागले उतावले स्वर में बोला। अब कूच क्यों नहीं करते हो इन लोगों की लाशों को? विमल चिंतित भाव से बोला। मैं पीछे यूं सरे राह छोड़कर नहीं जा सकता। क्यों? ऐसे लाशें बरामद हो जाएंगी और कोई वाहन नहीं रुकेगा तो गश्ती पुलिस की गाड़ी ही यहाँ पहुँच जाएगी। दंडवते की शिनाख्त कोई कठिन काम नहीं, फिर उसकी मौत की खबर आनन फानन कंपनी में पहुँच जाएगी। तो क्या हुआ? नीलम की सलामती के लिए मैंने जॉन रॉड्रिगेज से वादा किया था कि कल सुबह 8 बजे तक कंपनी की खिलाफत में मैं कोई नया कदम नहीं उठाऊंगा। मैं उनका कोई नया नुकसान नहीं करूंगा। दंडवते की मौत को वे लोग मेरी वादा खिलाफी मानेंगे और फिर कल सुबह तक नीलम पर कोई जुल्म न डालने का अपना वादा वे भी नहीं निभाएंगे। वागले का जी चाहा कि वो उसे बता दे कि नीलम कंपनी के कब्जे में नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा ना किया। तो प्रत्यक्ष वो बोला, मुझे दंडवते की लाश गायब करनी होगी। विमल बोला, नीलम की भलाई इसी में है कि दंडवते के मौजूदा अंजाम की बात अभी राज रहे। तुम ये क्यों सोचते हो कि इसका कातिल तुम्हें समझा जाएगा? बंबई में कंपनी के या दंडवते के दुश्मनों की कमी नहीं, बंबई में दंडवते के सैकड़ों दुश्मन हो सकते हैं, हजारों लोग इसके खून के प्यासे हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में तुम्हारे शहर में होने वाली कंपनी के हर नुकसान की जिम्मेदारी मेरी, सिर्फ मेरी है। कोई नहीं मानेगा कि ये मेरी करतूत नहीं। मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। नीलम की सलामती की खातिर मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। दंडवते की मौत तुम्हारे लिए समस्या बन सकती थी, ये बात तुम्हें पहले नहीं सूझी थी? सूझी थी तो फिर बाज आए होते। मैं अपनी आंखों देखे इस लड़की को कंपनी के कहर का शिकार बनने नहीं जाने दे सकता था। इसकी सलामती की कोशिश करते करते चाहे नीलम की जान चली जाती। तुम नीलम की जान को अपनी जान से ज़्यादा अजीज बताते हो। उसकी गिरफ्तारी की बात सुनते ही तुम आत्मसमर्पण के लिए होटल की तरफ भाग खड़े होने को उतारू हो गए थे, ताकि तुम्हारी जान के बदले वे लोग नीलम की जान छोड़ देते। लेकिन अब तुम एक अनजान लड़की के लिए नीलम की जान को खतरे में डालने पर उतारू हो गए। ये मेरी बहन है। बकवास मत करो, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी कितनी बहन है। तुम नहीं समझोगे। ऐसी जहालतें और बेहूदगियाँ मैं समझना भी नहीं चाहता। छोड़ो, तुम लड़की को किसी महफूज जगह पर ले जाओ। मैं इस गाड़ी को लाशों समेत कहीं ठिकाने लगाकर आता हूँ। ये तुम्हारे बस का काम नहीं, ये तुम्हारी किस्म का काम नहीं। मतलब चैम्बूर का रास्ता तलाश कर लोगे, वहाँ वो इमारत तलाश कर लोगे जहाँ मैं तुम्हें लेकर गया था? हाँ, क्यों? तुम मेरी गाड़ी संभालो और यहाँ से जाओ। इस गाड़ी को मैं ठिकाने लगा कर आता हूँ। लेकिन बहस मत करो, बाहर निकलो। तुम बम्बई से उतने वाकिफ़ नहीं जितना मैं वाकिफ़ हूँ। मेरी सारी उम्र यहाँ कटी है। मैं यहाँ ऐसे कई ठिकाने जानता हूँ जहाँ से क़यामत के दिन तक दंडवते की लाश बरामद नहीं होगी। तुम्हें ऐसा एक भी ठिकाना ढूंढने में दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी कहना मानो सरदार साहब, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं नहीं चाहता कि 3 लाशों के साथ तुम गिरफ्तार हो जाओ। लेकिन तुम भी तो। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बाहर तो निकलो। विमल ने गहरी सांस ली। धनकरतार, वो कार से बाहर निकलता हुआ बुदबुदाया। वागले उसकी जगह कार में सवार हो गया। अगले ही क्षण दंडवते की कार ये जा वो जा। अब तुम्हारी सलामती इसी में है। वागले की कार में सवार होता हुआ विमल बोला कि तुम फौरन से पेशतर इस शहर से कूच कर जाओ और यहाँ से ज़्यादा दूर निकल जाओ। मैंने, वो धीरे से बोली, उस आदमी का और तुम्हारा वार्तालाप सुना था। अच्छा, कान बहुत पतले हैं तुम्हारे। विमल, वो कातर स्वर में बोली, तुम्हारे किसी काम तो ना आ सकी, उल्टे तुम्हारी दुश्वारियाँ और बढ़ा दी मैंने। तुम मेरे बहुत काम आई हो और तुमने मेरी कोई दुश्वारी नहीं बढ़ाई है। लेकिन एक समस्या पेश आई ज़रूर थी, लेकिन तुमने देखा ही है कि वो अपने आप हल हो गई। मेरी खातिर तुमने दंडवते का कत्ल किया और मुझे उसके चुंगल से छुड़वाया। तुमने भी तो मेरी खातिर अपनी जान को खतरे में डाला था। तुमने कंपनी के कहर का शिकार बनना कबूल किया, लेकिन मेरी बाबत दंडवते को कुछ बताकर ना दिया। तुम्हें क्या पता? क्यों नहीं पता? दंडवते को तुमने कुछ बताया होता तो वो तुम्हें यूँ कपड़े बदलने तक का मौका दिए बिना पकड़कर अपने साथ ना ले जा रहा होता। वो खामोश रही। तुम्हारे हाथ में तो उल्टे एक ऐसा मौका था जिसे इस्तेमाल करके तुम चाहती तो कंपनी की तारीफी निगाहों का ऐसा हकदार बनकर दिखा सकती थी जैसा कभी कोई ना बना होगा। आज की तारीख में जो शख्स मुझे पकड़वा सकता हो वो खुद बखिया का गोल्ड मेडल और 21 तोपों की सलामी हासिल करने के काबिल है। मैं तुम्हारे फ्लैट की अलमारी में बंद था, जहाँ से कि मैं बिना बाहरी मदद से हरगिज़ भी बाहर नहीं निकल सकता था। तुम सिर्फ वार्डरोब की चाबी दंडवते को सौंप देती तो क्या दंडवते और क्या बखिया सब तुम्हें सिर माथे बिठाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया।
तुमने अपनी लाजमी मौत को गले लगाना कबूल किया, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने आंत्रनाद किया, तुम्हारे लिए नीलम को छुड़ाना ज़रूरी था या मुझे छुड़ाना? तुम्हारे इस सवाल का जवाब बड़ा कठिन है। सच पूछो तो जब तक मुझे तुम्हारी जान बसती दिखाई नहीं दे गई, मुझे नीलम का ख्याल तक नहीं आया। ऐसा क्यों कर हुआ, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। पिछले चंद मिनटों में जो कुछ हुआ है वो किसी अदृश्य व्यक्ति ने मुझसे कराया है। लगता है मैं वाहिगुरु के हवाले था और जिस राह वो मुझे चलाना चाहता था मैं चला। बहरहाल जो हुआ ठीक हुआ। वो खामोश रही। तू आपे करता, तेरा किया सब होई, विमल धीरे से बोला। तुझ बिन दूजा अवर न कोई। तुम वार्डरोब में से बाहर कैसे निकले? विमल ने बताया। ओह, वो बोली, मैं तुम्हें पहले तुम्हारे घर ले जा रहा हूँ। विमल कार स्टार्ट करता हुआ बोला, ताकि वहाँ से तुम अपनी ज़रूरत का सामान समेट सको। फिर मैं तुम्हें बम्बई सेंट्रल स्टेशन ले जाऊँगा और वहाँ से जो पहली गाड़ी बम्बई से बाहर के लिए रवाना होने वाली होगी, तुम्हें उस पर सवार होना होगा। गाड़ी कहाँ की भी होगी, तुम्हें उस पर सवार होना होगा। ओके? उसने उत्तर ना दिया। विमल ने कार को यू टर्न दिया और उसे वापस दादर की तरफ मोड़ दिया। शाम तक भी राहुल राव दंडवते से संपर्क स्थापित ना कर सका। दंडवते के फ़ोन की घंटी तो बजती थी, लेकिन दूसरे सिरे पर उसे उठाने वाला कोई नहीं था। एक्सचेंज में फ़ोन करके उसने इस बात की भी तस्दीक की थी कि टेलीफोन ख़राब नहीं था, यानी कि घंटी वाकई बज रही थी। वो कंपनी के किसी और नंबर पर फ़ोन कर सकता था, लेकिन ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका दिल कह रहा था कि वो उसका मामा ही था जो उसे उसकी मौजूदा दुश्वारी से निजात दिला सकता था। निजात नहीं दिला सकता था तो वो कम से कम उसकी बात पर विश्वास तो कर ही सकता था। इत्तेफाक से उस रात कफ परेड से वहाँ आने वाला कलेक्टर भी बहुत लेट, अंधेरा हो जाने के बाद पहुँचा। उसने राहुल राव और गंगवानी के चेहरे पर ऐसी फटकार बरसती पाई जैसे अभी अभी उन्हें अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मौत की खबर मिली हो। वो माहौल की मनहूसियत से प्रभावित हुए बिना ना रह सका। क्या हुआ? उसने सशंक स्वर में पूछा। डाका पड़ गया, राहुल राव बड़ी कठिनाई से कह पाया। क्या? कलेक्टर चौंका। कैसे? राहुल राव ने हिचकते झिझकते कराहते बताया। एक इकलौता आदमी, कलेक्टर मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, यहाँ से माल लूट कर ले गया। लेकिन वो इकलौता आदमी, राहुल राव ने आंत्रनाद किया, कोई मामूली शख्स नहीं, सोहल था। क्या? मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें कैसे मालूम कि वो सोहल था? उसने खुद बताया था। क्या बताया था? कि वो मशहूर इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल था। राहुल राव, कलेक्टर कठोर स्वर में बोला, मुझे बीच में से कोई बात भी छोड़े बिना सारी कहानी फिर से सुनाओ। राहुल राव ने डाके की और अपनी बर्बादी की दास्तान दोहराई। गंगवानी ने आतताई की फिएट कार नंबर और हुलिया बयान किया। NRA 4472 नंबर की काले रंग की पुरानी सी फिएट कार। कलेक्टर ने भी पहले कंपनी के सिपह सालार को ही फ़ोन किया। जब वहाँ बात न बनी तो उसने मोहम्मद सुलेमान को फ़ोन किया। इस प्रकार सोहल के एक और कथित कारनामे की खबर बखिया के हेडक्वार्टर में पहुंची। सोहल! विमल बुरी तरह चौंका। संध्या को गाड़ी पर सवार कराकर बम्बई सेंट्रल की पार्किंग के एक अंधेरे कोने में खड़ी अपनी कार में वो सवार होने ही वाला था कि वो आवाज़ हथौड़े की तरह उसकी चेतना से टकराई थी। तभी एक मजबूत हाथ उसके एक बाँह पर पड़ा और किसी ने फिरकनी की तरह उसे अपनी तरफ घुमा लिया। हक्का बक्का सा वो सामने देखने लगा। सबसे पहले उसकी निगाह असाधारण रूप से लंबी नाल वाली पिस्तौल पर पड़ी, जो कि पिस्तौल जैसे ही असाधारण आकार के हाथ में दबी हुई थी। फिर वहाँ से फिसलकर उसकी निगाह हाथ के मालिक के चेहरे पर पड़ी। वो विकराल चेहरा एक बूढ़े सरदार का था। उसकी मैली कुचली सफ़ेद दाढ़ी उसकी छाती पर उड़ रही थी और वैसी ही मूछें उसकी दाढ़ी पर झुकी हुई थी। सिर पर पगड़ी उसने ऐसे ढीले ढाले ढंग से बांधी हुई थी कि वो बंधी होने की जगह सिर के गिर्द लटकी हुई मालूम होती थी और ऐसा लगता था वो किसी भी क्षण वहाँ से फिसलकर उसके गले में पहुँच जाएगी। उसके कपड़ों तक से रम की गंध आ रही थी। तू सोहल है? वो लाल लाल आंखों से उसे घूरता हुआ बोला। रम का एक तीखा भपका विमल के चेहरे से टकराया। तो सोहल है? वो फिर बोला। नहीं, विमल फंसे स्वर में बोला। क्या नहीं? मैं सोहल नहीं हूँ। झूठ! मैं सच कह रहा हूँ। झूठ झूठ! वाहेगुरु दा खालसा होकर झूठ बोलता है? लेकिन मैं, देख, ये देख। अपने खाली हाथ से उसने अपने फटेहाल कोट में से कई तहों में मुड़ा तुड़ा एक कागज़ निकाला। कागज़ का एक कोना फाड़कर उसने उसे 2-3 झटके दिए तो वो खुल गया। उसने खुला कागज़ उसके सामने कर दिया। वो विमल की गिरफ्तारी की अपील वाला पोस्टर था जिस पर उसकी सूरत छपी हुई थी। इसे देख, पिस्तौल वाले ने हुंकार भरी। और फिर बोल कि तू सोहल है कि नहीं। जो तू झूठ बोले तो तैनू बाबे दी सौ। क्या चाहते हो गुरमुखो? विमल ने बेकार सा सवाल किया। और क्या चाहता होगा वो शख्स? उसकी गिरफ्तारी पर घोषित 1.25 लाख रुपए का इनाम ही तो चाहता होगा वो। पहले बोल कि तू सोहल है कि नहीं। जो बात आपको मालूम ही है उसे मेरे से पूछने का क्या फ़ायदा? विमल लगभग अपनी पसलियों को छूती पिस्तौल की नाल को देखता हुआ बोला। फिर भी बोल। बेहतर, मैं सोहल हूँ।
पिस्तौल वाले के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आए। उसने पोस्टर पर से अपनी गिरफ्त ढीली कर ली। पोस्टर तनिक फड़फड़ाता हुआ दोनों के बीच जा गिरा। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे, वो बोला। इस बार उसके स्वर में कहर की जगह एक अजीब सी नरमी थी। आप क्या, सारी बम्बई ढूंढ रही है मुझे। 1.25 लाख का इनाम जो। मैं तेरे जिले का हूँ। जी? तेरा गांव सोहर, जिला गुरदासपुर है ना? हाँ, मैं धारीवाल का हूँ। विमल खामोश रहा। सूबेदार मेजर लहना सिंह, वो बड़े गर्व से बोला, रिटायर्ड। सरदार जी, विमल उलझनपूर्ण स्वर में बोला। आप? मुझे कब से तेरी तलाश थी। पिस्तौल वाले का स्वर एकाएक आद्र हो उठा। बाबे दी मेहर दी छतरी तेरे सिर से सदा सलामत रहे पुत्रा। तू गुरु गोविंद सिंह वाकर शत्रुआं दा नाश करे। तू वाहे गुरु दा खालसा है, तेरी फतेह होवे तेरी। विमल भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। ये ले। सरदार ने अपने हाथ में थमी पिस्तौल जबरदस्ती विमल के हाथों में थमा दी। पकड़ इसे। सरदार जी, ये सूबेदार मेजर लहना सिंह की पिस्तौल है। इसी से बखिया की रूह को उसके नापाक जिस्म से फना करना, तभी मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। सरदार जी, आप नशे में हैं? हाँ, वो कातर स्वर में बोला। मैं नशे में हूँ। मैं हमेशा ही नशे में रहता हूँ, लेकिन ये नामुराद नशा मेरा साथ नहीं देता। ये तो सुबह उतर जाता है ये नशा, और मुझे फिर अपने उन 2 नौजवान लड़कों की याद सताने लगती है जिनकी जान बखिया ने ली। और कितना मजबूर है उनका बाप लहन सिंह कि वो उनके हत्यारे से उनकी मौत का बदला नहीं ले सकता। बेटा, मुझे नशा नहीं होता। मुझे ऐसा नशा क्यों नहीं होता जो कभी ना उतरे और जिसके असर से मैं सब कुछ भूल जाऊं। कभी ना उतरने वाला नशा शराब में नहीं होता गुरमुखो। तो फिर किस में होता है? उसकी लगन में। विमल आसमान की तरफ उंगली उठाता हुआ बोला। उसके नाम में। नशा भंग शराब दा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रात। नान कुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रात। बूढ़े ने उसके साथ दोहराया। यही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन सबसे पहले तो सूबेदार लहना सिंह की इस पिस्तौल की एक गोली बखिया के कलेजे में ठंडी कर। इस पिस्तौल की एक गोली बखिया के कलेजे में ठंडी होगी तो मेरे भी कलेजे में ठंड पड़ेगी। पुत्रा, छोड़ना नहीं उस हत्यारे को। नहीं छोड़ूंगा। आपका और मेरा दुश्मन एक है सरदार जी। हाँ, इसलिए तो तेरी तलाश में मैं सारी बम्बई की खाक छानता फिर रहा था। जो काम वाहेगुरु का एक खालसा नहीं कर सकता, वो दूसरा कर सकता है। तू भी मेरे परमजीत के समान है। तू भी मेरे इंद्रजीत के समान है। तू भी मेरा बेटा है। बेटा, बखिया को ना छोड़ना, किसी आतताई को ना छोड़ना। बहुत घर उजाड़े हैं इन राक्षसों ने। बोल बोल, करेगा मेरा काम? आपका काम मेरा काम है, लेकिन तू मेरी पिस्तौल से गोली मारना उस कुत्ती दे पुत्रानु। जरूर। वादा करता है? हाँ। फिरेगा तो नहीं अपने वादे से? नहीं। खा वाहेगुरु दी सौ। वाहेगुरु दी सौ। बोल वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। जिंदा रहे पुत्रा, वडिया उमरा। एकाएक बुजुर्ग घूमा और लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ वहां से विदा हो गया। विमल का पोस्टर उसके कदमों में पड़ा फड़फड़ा रहा था। विमल अपलक दूर होते जा रहे बुजुर्गवार को देखता रहा। वो दृष्टि से ओझल हुआ तो विमल ने उस पिस्तौल पर निगाह डाली जो वो जबरन विमल के हाथों में थमा गया था। पिस्तौल को जगह जगह जंग लगा हुआ था। उसका घोड़ा टूटा हुआ था। कुत्ता जंग की वजह से जाम हो चुका था और उसमें एक भी गोली नहीं थी। वो पिस्तौल किसी भी सूरत में इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। वाहेगुरु, सच्चे पातशाह, विमल की मुंह से निकला। तेरे रंग न्यारे। उसने पिस्तौल वहीं फेंक दी और कार में सवार हो गया। तो दोस्तों, ये था आपके रिक्वेस्ट पर एक मेगा अपडेट। आपको ये अपडेट कैसा लगा, ये पार्ट कैसा लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।